Hello, dear students. Myself, Dr. Rakhi, Assistant Professor in Commerce, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आई होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो ध्यान से सुना होगा, कंपनी मीनिंग एंड टाइप्स, जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी डिस्कस किए, लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वन पर्सन कंपनी। जब इतनी सारी कंपनीज हम फॉर्म कर सकते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंपनी बनाएं कैसे। लाइक कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप एक शॉप या अपना ऑफिस या अपना फैक्ट्री ओपन करते हैं, आप अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। सिमिलर मैनर में कंपनी हमें फॉर्म करनी होगी और कंपनी फॉर्म करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। सो लेट्स हैव अ लुक दैट हाउ कंपनी इज फॉर्म्ड। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता क्या है, कौन कौन सी इसकी स्टेजेस होती हैं। प्रमोशन स्टेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रमोटर कौन है, उसके फंक्शंस, पोजीशन क्या होती है, रेमुनरेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। इनकॉर्पोरेशन स्टेज यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टेज, पंजीकरण किस तरीके से होता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे, अभिदान पूंजी दशा के बारे में, और लास्ट हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। जैसे ही एक इंडिविजुअल प्लान करेगा कि मुझे प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है या पब्लिक कंपनी ओपन करनी है, तो उसे सबसे पहले अपने माइंड में कुछ बातों को लेके आना होगा कि मैं कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करूंगा। क्या वो लीगल फॉर्मेलिटीज का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही लेंदी है या डिफिकल्ट है, क्या क्या स्टेजेस होंगे जिससे होकर मेरी कंपनी बनेगी। जब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और इन सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है, तो उसके बाद ही एक कंपनी फॉर्म होती है। यानी कि कंपनी की फॉर्मेशन की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले कंपनी का आइडिया लेना, यानी कि कंपनी का आइडिया एक पर्सन के माइंड में हो, एक पर्सन हो या वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। फिर उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, कंपनी को रजिस्टर कराना, पूंजी एकत्रित करना, फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। ये 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू कंपनी फॉर्म होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये चारों स्टेजेस पूरी करनी होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेजेस को फुलफिल करना अनिवार्य है। जैसे ही 2 स्टेजेस प्राइवेट कंपनी पूरा कर लेगी, तो फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि उस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया है। और जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ, बिजनेस कमेंसमेंट उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इन चारों स्टेजेस को पूरा करना अनिवार्य है। कंपनी की फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेज आती है प्रमोशन ऑफ कंपनी। सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने आप से नहीं आती। बिजनेस प्रमोशन का काम स्टार्ट करना होता है, और वो एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो एक आइडिया को कंसीव करते हैं, यानी कि उन्हें समझ आता है कि फ्यूचर में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और वो फिर लीड लेते हैं कि उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक कंपनी फॉर्म होती है। यानी कि एक एंटरप्राइज को ऑपरेशनल फॉर्म में लेके आने के लिए जिन जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है उसे हम प्रमोशन ऑफ कंपनी बोल सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि प्रमोशन के अंदर हम जो अपना वेंचर बिगिन करना चाह रहे हैं तो उसके हम टेक्निकल फिजिबिलिटी को भी चेक करते हैं। साथ के साथ हम उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी करते हैं कि ये वेंचर या ये बिजनेस एंटरप्राइज हमें पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देगा या नहीं देगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जिनके थ्रू एक एंटरप्राइज की बिल्डिंग बिगिन होती है, और जब तक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं हो जाता, यानी कि प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता, आइडिया को हम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते जब तक, तब तक प्रमोशन प्रोसेस फिनिश नहीं होता। ये तब स्टार्ट हो जाता है जब हम प्रमोटर अपने आइडियाज को सीरियसली कंसीडर करना बिगिन कर देता है। दैट मीन्स कि सिर्फ आइडिया अपने माइंड में रखो तो वो प्रमोशन ऑफ कंपनी नहीं है। उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जिन जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है उसे हम प्रमोशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। गुथमैन एंड डुगल ने भी यही बोला कि प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन ऑफ आइडिया फ्रॉम विच द बिजनेस इज टू इवॉल्व and continues down to the point at which the business is full, ready to begin operations in a going concern. सिंपल वर्ड्स में प्रवर्तन उस विचार की अवधारणा के साथ आरंभ हो जाता है जिसमें किसी व्यवसाय का विकास किया जाता है, और जब तक व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक प्रवर्तन का कार्य चलता रहता है। तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि कौन करता है ये कार्य, कौन है जो आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। जो करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रमोटर, प्रवर्तक। अब वो पर्सन अकेला भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, राइट। तो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं उन्हें हम कंपनी के प्रमोटर्स बोलते हैं। ये सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कंसीव नहीं करते, बल्कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मैन, मटेरियल, मशीनरी, जो भी मैनेजरियल एबिलिटीज हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन सब को कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए रेडी करना ही प्रमोशन ऑफ कंपनी कहलाता है। और ये जो पर्सन इन सब एक्टिविटीज को करता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। लाइक कि रिलायंस इंडस्ट्री का प्रमोटर धीरू भाई अंबानी। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रमोशन ऑफ कंपनी होता क्या। सो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में वो व्यक्ति जो सारी प्रारंभिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। तो प्रारंभिक उत्तरदायित्व दैट मीन्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस। कंपनी अभी बनी नहीं है तो कंपनी बनाने के लिए उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले फंक्शन में हम बोलते हैं कि वो आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी यानी कि वो अवसर किसे मानता है। क्या वो एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का आइडिया उसके माइंड में आया है, या वो नई सर्विस देना चाहता है, कोई प्रोडक्ट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मार्केट में ऑफर करना चाहता है, कोई ओल्ड प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन ऐड करना चाहता है, नई अपडेटेड फीचर्स ऐड करना चाहता है, या कोई और अपॉर्चुनिटी लाइक कि वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सीख कर रहा है। तो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर कोई पर्सन आइडेंटिफाई करता है तो वो एक्टिविटी क्या है, प्रमोशन ऑफ कंपनी। और ये कौन करता है, प्रमोटर करता है। फिजिबिलिटी स्टडीज करता है प्रमोटर। जैसे ही उसने कोई मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी कंसीव की, वो अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को विश्लेषण करेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, फिजिबल है टेक्निकल सेंस में, इकोनॉमिकल सेंस में, क्या इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को रियल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि सारे के सारे आइडियाज जरूरी नहीं है कि वो रियल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं।
तो इसलिए प्रमोटर एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करेगा, जिसमें वो बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स की जांच पड़ताल करेगा कि किस तरीके से वो देखेगा, मार्केट ट्रेंड की स्टडी करेगा, मार्केट सर्वे करेगा, और कुछ हो सकता है स्पेशलिस्ट की हेल्प उसे लेनी पड़े, तो यानी कि बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। तो इन जनरल सेंस एक वेंचर तभी फिजिबल होगा जब 3 एस्पेक्ट्स वो अच्छे से ध्यान में रख लेगा। फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि आइडिया हो सकता है बहुत अच्छा है, यूनिक है, बट टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क अपॉन। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं है। फंड चाहिए बिजनेसमैन को, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल फिजिबल होने के लिए प्रोजेक्ट के। सेकेंड इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। कई बार ये भी फिजिबल नहीं है कि बहुत सारे फंड्स हमें बिजनेस एंटरप्राइज के लिए चाहिए, जो आइडिया हमारे पास आया है, बट उन फंड्स को रेज करने में बहुत डिफिकल्टीज हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेजिटेट करें आपको आपके न्यू वेंचर के लिए फंड्स को ग्रांट करने में, आपको लोन देने में। तो ये फिजिबिलिटी फाइनेंशियल टर्म्स में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है टेक्निकली फिजिबल हो, यस, कि आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, फाइनेंशियली आप बहुत साउंड हैं, बट इकोनॉमिकल सेंस में लाइक कि इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, बट जो इन्वेस्टमेंट की मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो इस प्रोजेक्ट से नहीं आने वाली, तो क्या मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आगे कंटिन्यू करूंगी? नो। दैट मीन्स एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एनालिसिस करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में एंड इकोनॉमिक सेंस में। Another function that a promoter performs is he fulfills the requirement of minimum number of members। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू रिक्वायर्ड हैं, वो कौन पर्सन है जो अरेंज करेगा? दैट इज प्रमोटर। यानी कि उनकी कंसेंट लेना 2 पर्सन्स की, ताकि उसकी प्राइवेट कंपनी फॉर्म हो सके। सिमिलर वे में पब्लिक कंपनी के लिए वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 पूरे करेगा। प्रमोटर ही ऐसा पर्सन है जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। कंपनी के नाम की अप्रूवल रजिस्ट्रार से ऑब्टेन करने का काम भी प्रमोटर का है। जैसे ही वो कंपनी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, तो उससे कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कांटेक्ट करना होगा, यानी कि उसके पास एक एप्लीकेशन डालनी होगी 3 नेम्स के साथ, जो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से सिमिलर ना हो, ऐसा नाम होना चाहिए। प्रायोरिटी बेसिस से वो तीनों नाम लिखेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए नेम की अप्रूवल कराना बहुत अनिवार्य है, तो इसीलिए वो जो नाम अप्रूव कराना चाहता है उसकी एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करेगा, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वहाँ का होगा जहाँ पे वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट करेगा, उस स्टेट का। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रपोज्ड कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम के ऊपर कौन कौन से मेंबर्स साइन करेंगे, वो प्रमोटर डिसाइड करता है। यूजुअली जो पार्षद सीमा नियम के ऊपर हस्ताक्षर करता है वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, और उनकी रिटन कंसेंट लेना भी प्रमोटर का ही कार्य है। कंपनी के संचालकों को क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑब्टेन करने होते हैं। कंपनी
कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट का कार्यभार भी प्रमोटर्स के ऊपर है, यानी कि उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रमोटर करता है। ये सारे प्रोफेशनल्स वो हैं जो कंपनी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल रहते हैं। कंपनी के जैसे कि बैंकर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं, लॉयर्स अपॉइंट करने हैं, तो ये सब अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रमोटर करता है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रमोटर्स ही हैं जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए वर्क करेगा। जो जो भी प्रलेख रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट होने हैं, वो सारा प्रिपरेशन प्रमोटर करता है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, यानी कि जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, संचालकों की सहमति है और एक डेक्लरेशन कि यस हम ये कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं और ये कंपनी बनने के लिए तैयार हैं, बनाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि कंपनी के प्रमोटर्स तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट वो प्रमोटर्स एक्चुअल में कंपनी में किस पोजीशन पे काउंट किए जाते हैं? एक अच्छा सक्सेसफुल प्रमोटर तो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। एक पर्सन जो कंपनी के प्रमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। जिसने बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कंसीव किया, जिसने बहुत सारे रिसोर्सेज को असेंबल किया, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, सबको उसने एकत्रित किया और फिर एक कंपनी फॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन थी, जो परमिशन रिक्वायर्ड थी, नेम की अप्रूवल थी, वो सब कार्य किसने किए? प्रमोटर ने किए। यानी कि जो भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है? प्रमोटर कर रहा है। कंपनी को रजिस्टर कराने का काम है। तो प्रमोटर्स जब वास्तविकता में इतना सारा वर्क करते हैं, तो हमें कंपनी का उन्हें एक एजेंट मानना चाहिए, ये कंपनी का उन्हें ट्रस्टी समझना चाहिए। वास्तविकता क्या है? प्रमोटर होते कौन है? तो कंपनीज एक्ट इसके ऊपर कुछ अपने प्रावधान लागू करता है। क्लियरली कहीं भी ये मेंशन नहीं कि प्रमोटर्स को हम एजेंट मान सकते हैं, प्रमोटर्स को हम कंपनी के ट्रस्टी कह सकते हैं। नो, दे आर नीदर द एजेंट्स नor द ट्रस्टीज। उनकी रजिस्ट्रेशन से पहले उन्होंने जो भी अनुबंध, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ किए हैं, वो उन प्रमोटर्स की पर्सनल लायबिलिटी है। जब तक कि कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई नहीं करते। प्रमोटर्स की कंपनी के साथ एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप है और इसीलिए अगर कभी भी कंपनी के अंदर या कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त प्रमोटर कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उन्हें कंपनी को ये फुल डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। कंपनीज एक्ट यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज कर देता है कि अगर प्रमोटर ने कोई भी गुप्त लाभ कमाया है और कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। प्रमोटर्स को, क्योंकि प्रमोटर्स फिड्यूशरी पोजीशन में हैं, यानी कि ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए लीगली ना ही प्रवर्तक अपने जो प्रमोशन के वक्त खर्चे हुए हैं उनको क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है। कंपनी however may choose to reimburse the pre-incorporation expenses। कंपनी अपने आप से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती है कि कंपनी बन गई है और कंपनी अब इन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को की क्षतिपूर्ति प्रमोटर्स को करने के लिए तैयार है।
कंपनी इसके लिए डायरेक्ट प्रोमोटर्स को बहुत सारे ऑप्शंस भी देती है, जिसको हम बोलते हैं रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोटर. So let's study the next topic, remuneration of promoter. प्रमोटर को जो पारिश्रमिक मिलता है वो किस किस फॉर्म में मिलता है? क्या हमेशा उसे नकद ही भुगतान होता है? नो, कैश में भी उसकी पेमेंट हो सकती है, लमसम अमाउंट उसे मिल सकती है, या पार्टली कैश, पार्टली शेयर्स और डिवेंचर्स की फॉर्म में उसे एसेट मिल जाए, रेमुनरेशन मिल जाए, या वो कंपनी को अपनी पर्सनल एसेट सेल कर सकता है प्रॉफिट पर और कंपनी से कैश रिसीव कर ले, या फिर फुली पेड अप शेयर्स रिसीव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन. एक कंडीशन यही है कि कंपनी को जो उसने अपनी एसेट्स बेची हैं प्रॉफिट पर, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स, उस एसेट से रिलेटेड क्या ओरिजिनल कॉस्ट थी, कितना डेप्रिसिएशन है, सब कुछ उसे कंपनी को एक्यूरेट मैनर में प्रोवाइड करना होगा. और वो फिर कंपनी से प्रॉफिट मार्जिन को इंक्लूड करके ही कैश रिसीव कर सकता है, या फिर वो शेयर्स और डिवेंचर्स को रिसीव कर सकता है. अनदर वे कि एक प्रमोटर को रेमुनरेशन देने का तरीका रहता है कि जो कंपनी की अनइश्यूड शेयर कैपिटल पड़ी है, कंपनी प्रमोटर को ये ऑप्शन दे सकती है कि आप हमसे अनइश्यूड शेयर्स फेस वैल्यू पे खरीदिए. जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बियर किए गए हैं उन सब की रिएम्बर्समेंट कंपनी एक ऑप्शन के फॉर्म में दे सकती है कि आप हमसे अनइश्यूड शेयर्स फेस वैल्यू पर खरीद सकते हो. तो ये वेज हैं रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर के. So while performing so many functions for the company which is actually not in existence, promoter gets certain rights. Like he has got the right to get legitimate preliminary expenses. यानी कि कंपनी फॉर्म करने से पहले जो जो उसका खर्चा हुआ वो कंपनी से क्लेम कर सकता है. बट लीगल सेंस में जब हम कंपनीज एक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं, देयर इज नो सच प्रोविजन कि उसको हमेशा ही इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट होगी. यानी कि कंपनी के आर्टिकल्स कंपनी के डायरेक्टर को ये अधिकार दे सकते हैं कि आप प्रमोटर्स के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करें, बट ये अधिकार प्रवर्तक को नहीं है कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकता है लीगल सेंस में. सिंपल वर्ड्स में कि उसे ये पूरा अधिकार है कि वो कंपनी से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की क्षतिपूर्ति क्लेम करे, बट उसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट between the company when it is formed, or we can say after the registration of the company and the promoter. Second right, that is right to get proportionate amount from co-promoters. कंपनी के पास अगर कोई क्रेडिटर दावा करता है किसी अमाउंट का और उस कंपनी के प्रमोटर्स एक से ज्यादा रहे हैं, तो अगर एक प्रमोटर ने कंपनी के उस क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, तो वो को प्रमोटर से प्रोपोर्शनेट अमाउंट यानी कि अनुपातिक एक अमाउंट रिसीव कर सकता है. अधिकार है उसे, वो क्लेम कर सकता है कि बाकी के को प्रमोटर्स उसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करें. प्रमोटर को रेमुनरेशन रिसीव करने का अधिकार है. दो डायरेक्टर्स गुड फेथ में प्रमोटर को रेमुनरेशन देते भी हैं, और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को पूरा अधिकार है कि वो प्रमोटर्स को रेमुनरेशन दे सकते हैं. कितना रेमुनरेशन?
प्रमोटर को पे किया जाना है, इसकी सूचना कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जरूर देनी चाहिए। प्रमोटर की ड्यूटीज। फर्स्ट ड्यूटी, दैट ही नेवर मेक्स एनी सीक्रेट प्रॉफिट। प्रमोटर को कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए। अगर उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी को सारे रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन को फुल्ली डिस्क्लोज कर दे। अगर वो कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। कंपनी प्रमोटर्स के साथ कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी तोड़ सकती है, सीक्रेट प्रॉफिट की अमाउंट वापस मांग सकती है, इवन प्रमोटर के ऊपर केस भी किया जा सकता है। प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी के साथ जितने भी समझौते हो रहे हैं उन सब का बेनिफिट कंपनी को ही दे, उसे छुपाए ना। प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोस्पेक्टस के अंदर, प्रविवरण के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट ना दे जिससे कि भावी अंशधारियों को कोई नुकसान हो। लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर, जैसे मैंने बोला कि अगर वो प्रमोटर कंपनी से छुपाएगा, कंसील करेगा, फुल्ली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन नहीं होगी अगर, तो कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर लाइबिलिटीज अराइज होती हैं। फर्स्ट लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी फॉर नॉन डिस्क्लोजर। कंपनी, जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, सीक्रेट प्रॉफिट की अमाउंट वापस मांग सकती है, और इवन कंपनी को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी प्रमोटर से कर सकती है। कंपनीज एक्ट के अंडर भी बहुत सारी लाइबिलिटीज अराइज होती हैं प्रमोटर की, जैसे कि अगर उसने सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। सेक्शन 56 का मतलब सारा का सारा विवरण कंपनी को वो दे। अगर उसने कोई भी बात छुपाई है तो फिर उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 62। कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर उसने कोई मिस स्टेटमेंट दे दी है तो एक सिविल पनिशमेंट उसके ऊपर अराइज हो जाती है। यानी कि अगर कंपनी के प्रविवरण में कोई मिथ्या वर्णन कर दिया और कोई अंशधारी कंपनी के अंश उस प्रविवरण को पढ़ने के आधार पर ही खरीदता है तो उस केस में प्रमोटर को लायबल ठहराया जा सकता है। सेक्शन 63, क्रिमिनल लायबिलिटी। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में ही मिस स्टेटमेंट देने पर उसे सेक्शन 63 के अंडर 2 इयर्स की पनिशमेंट दी जा सकती है, या फिर 50,000 रुपीज का फाइन भी हो सकता है, या दोनों चीजें दी जा सकती हैं। इस क्रिमिनल लाइबिलिटी से प्रमोटर तभी बच पाएगा जब वो ये सिद्ध कर देगा कि जो भी ये असत्य कथन उसने कहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये उस वक्त सत्य था। अगर कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज पर है तो कंपनी के लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में ये कह सकता है कि कंपनी के निर्माण में के समय कुछ कपट हुआ था, तो प्रमोटर की जांच अंडर सेक्शन 478 एंड 519 भी अराइज होती है। सेक्शन 543, अगर कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर उसने कंपनी के साथ विश्वास भंग किया और कंपनी के धन का दुरुपयोग किया तो उसके लिए सेक्शन 543 के अंडर प्रमोटर को लायबल ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन तब बिगिन होता है जब प्रमोशन हमारा एंड होता है। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट स्टेज है।
जो कंपनी को एक बर्थ, एक एग्जिस्टेंस देता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का प्रोसीजर होता है, यानी कि कंपनी का पंजीकरण करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना होता है। लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होगा, पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होगा, पार्षद अंतर नियम, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर बनानी होगी जहाँ पे डायरेक्टर की नेम, एड्रेस, उसके ऑक्यूपेशन, सब डिटेल को रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा। कंपनी के जो डायरेक्टर एग्री कर रहे हैं टू एक्ट एज डायरेक्टर, उनकी रिटर्न कंसेंट भी रजिस्ट्रार के पास फाइल होगी। रिटर्न अप्रूवल तभी मिलेगी रजिस्ट्रार की अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने एग्रीमेंट किया कि वो क्वालिफिकेशन शेयर्स को, योग्यता अंशों को खरीद लेंगे या खरीद चुके हैं और उसकी पेमेंट कर देंगे या कर चुके हैं। ये भी जरूरी होगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या एड्रेस है, उसका एक नोटिस भी रजिस्ट्रार के पास जाएगा और ये नोटिस इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर तक दिया जा सकता है। और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जहाँ पे ये लिखा जाता है कि एक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट्स थी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो सारी हमने कंप्लीट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट या हाई कोर्ट का एडवोकेट या फिर एक अटॉर्नी या एक लीडर, वो हाई कोर्ट के सामने जा सकते हैं या एक प्रैक्टिस्ड सीए के सामने जा सकते हैं जिनका काम कंपनी को फॉर्म करना है, और वो डिक्लेरेशन साइन होगी एक डायरेक्टर के थ्रू या मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू या कंपनी के सचिव के साइन होंगे उस पे या फिर कंपनी के मैनेजर के। ये डिक्लेरेशन कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी जाएगी। जब कंपनी के ये सब डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर से रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा और ये अल्टीमेट प्रूफ होता है कि कंपनी अब एग्जिस्टेंस में है, यानी कि इसके बाद कंपनी की जो रजिस्टर्ड एंटिटी है वो बिगिन हो जाएगी, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन बिगिन हो जाएगी, यानी कि मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बिगिन होगा। इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते ही अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी को अभी 2 स्टेजेस से और गुजरना होगा और वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। और कैसे ये इनवाइट किया जाता है पब्लिक को? एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्रविवरण के थ्रू, या हम कहें अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर नहीं करती है तो कंपनी को स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होता है। तो पब्लिक कंपनी के लिए ये अनिवार्य है कि वो पब्लिक से पैसा अरेंज करे, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने प्राइवेट सोर्सेज से पैसे को अरेंज करती है। तो इसीलिए ये थर्ड स्टेज पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए मैंडेटरी है। कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिसीव करेगी। जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम राशि जब उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद ही पब्लिक कंपनी अलॉटमेंट प्रोसीजर को बिगिन कर सकती है। फाइनली जब सब कुछ ऑल गुड हो है तो उसके बाद कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को रिसीव करेगी। उसके लिए रजिस्ट्रार के पास एक सर्टिफिकेट जाएगा, एक बैंक की तरफ से लेटर होगा साथ में जिसमें ये लिखा होगा कि हमने जो मनी है वो रिसीव की है। रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर
डन होगी तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली पब्लिक कंपनी के लिए ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा, यानी कि पब्लिक कंपनी अब अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकती है। तो इन 4 स्टेजेस से होने के बाद ही एक पब्लिक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, जबकि फर्स्ट 2 स्टेजेस को पूरा करने के बाद प्राइवेट कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस मेंशन है जहाँ से ये वीडियो प्रिपेयर की गई है। इसके बाद हम फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।